नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान को बीज नहीं मिल पाता है, उसके जो खाद उसमें डलती है जिसको उर्वरक फर्टिलाइज़र भी कहते हैं वो बहुत महंगे दामों में मिलता है, जिसके कारण किसान कहीं ना कहीं खेती करने में रोक लगा देता है या आत्महत्या कर लेता है। ऐसे मामले रोज़ हम लोग सुर्खियों में देखते हैं, रोज़ पेपर में देखते हैं, रोज़ न्यूज़ में देखते हैं। ये सारी चीज़ें आम सी हो गई हैं। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के एक इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी जो कि नई दिल्ली की एक कंपनी है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा भारत में 2023 को जो है दलहन वर्ष के रूप में नामित किया गया है। यानी कि 2023 दलहन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, बीज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और इसी को देखते हुए लगभग 72 देश जो हैं वो भी इसको कॉपी कर रहे हैं। यानी कि वो भी 72 देश भी अपने देश में 2023 को बीज वर्ष के नाम से या दलहन वर्ष के नाम से मना रहे हैं। अच्छी पहल है, होना चाहिए। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में हैं और जनपद महोबा के ही ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, जिसको रहलिया सूर्य मंदिर कहते हैं, वहाँ पर हैं। कल तारीख थी 23 फरवरी 2023। कल के दिन ही जो महोबा के जिलाधिकारी महोदय हैं, जिनका नाम मनोज कुमार जी है, उनके द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसको पारंपरिक स्वदेशी बीज एवं खाद महोत्सव कहा गया। उसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो है किसानों को स्वदेशी बीज का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना है और जो स्वदेशी बीज से होने वाले जो फायदे हैं उसको बताना है, ताकि जो किसान है वो फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करके वह स्वदेशी बीज पर निर्भर हो। और फर्टिलाइज़र से उसको ये पता चले कि हमारी जो भूमि है उसको कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। तो उसके लिए यह कंपनी कार्य कर रही है। हम आपको चल करके दिखाते हैं कि वह कैसे कार्य कर रही है और उनका उद्देश्य क्या है, तो उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा है कि हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। आप लोग सपोर्ट करे रहिएगा। हम लोग सोशल रिफॉर्मर हैं, हम लोग उसी प्रकार से काम करेंगे और आशा नहीं पूर्ता है कि हम लोग आपकी उम्मीदों पर जरूर खड़े उतरेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अंदर की ओर। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमर कुमार गौड़, मैं उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, आप उड़ीसा से आए हुए हैं। सर, बताएं कुछ इसके बारे में। ये आज जो 2 दिन तक जो चल रहा है पारंपरिक बीज महोत्सव, वहाँ पे देश का जो हमारा आसपास जिला जो राज्यों का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान लोग आए हैं। और ये जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो पारंपरिक बीज था जी, ये बीज हमारा परिवेश के लिए और हमारा स्वास्थ्य के लिए, हमारा मिट्टी के लिए जी, हमारा जलवायु के लिए अच्छा था जी। मगर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि किसान लोग हाइब्रिड सीड, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड और केमिकल फार्मिंग के तौर जा रहा है जी। बिल्कुल। और ये जाना ये एक ही साल का नहीं है, लगभग धीरे धीरे 60 साल 80 साल हुआ जो किसान लोग जा रहे हैं। हाँ, बढ़ता जा रहा है। अभी हमारा देश को ये ज़रूरत है कि बारिश अभी कम हो रहा है जी, पानी भी किसान के लिए, खेती के लिए कम मिल रहा है। बिल्कुल। और रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये सब का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है जी। बिल्कुल। और किसान लोग ज़्यादातर सब बाजार के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। बिल्कुल। जैसे कि बीज के ऊपर बाजार जा रहा है जी, रासायनिक खाद के लिए बाजार जा रहा है जी, वीडिसाइड के लिए बाजार जा रहा है, हर्बिसाइड के लिए बाजार रहा है। जो भी किसान के लिए ज़रूरत है वो सब बाजार से खरीदते हैं जी। मगर हमारा परिवेश में, हमारा गाँव में और किसान का जमीन के आसपास जो संसाधन है उसे लेकर कैसे खेती करेंगे और जलवायु अनुकूल खेती करेंगे, इसके लिए ये महोत्सव है, ताकि हर एक किसान अपना अपना राज्य का, अपना पास में जो बीज है, देसी बीज है, वो लेके आए हैं। और यहाँ पे कौन सा मिट्टी में कौन सा बीज या क्रॉप अच्छा हो रहा है हाँ, और वही बीज के साथ और क्या क्या क्रॉप हो सकता है, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग कहाँ पे हो सकता है, कंपानियन क्रॉपिंग कहाँ पे हो सकता है, और पशुधन के लिए कहाँ पे हो सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे होगा। जैसे कि मैंने जमीन पे प्रिंसिपल क्रॉप गेहूं कर दिया हाँ, और गेहूं के साथ मैंने और क्या क्रॉप ले सकता है, या गेहूं के हार्वेस्टिंग के बाद क्या ले सकता है, मॉइस्चर में क्या क्रॉप करूं, बॉन्ड में जो जमीन का मेढ़ में क्या
खेती करूं, ताकि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे पशुधन के लिए, मेरा जो पक्षियां हैं जो कृषि के लिए सबसे अच्छा है, परिवेश के लिए पक्षियां हैं जो परिवेश के लिए, जो फार्मर फ्रेंडली इंसेक्ट बोलते हैं, इको फ्रेंडली बोलते हैं, उसको भी कैसे हम लोग को जाए। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि चषा लक्ष्य प्राणी पोषा, मतलब एक किसान लक्ष्य 1 लाख जीव जंतु का भरोसा है, बिल्कुल उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं जी। तो इसीलिए एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, जो जलवायु अनुकूल खेती कैसे करें, ये मेला का उद्देश्य है। दूसरा बात आ गया, हम बात करेंगे बीज का जी। वो देसी बीज हमारे लिए क्यों अच्छा है? हाँ। जब हमारा देश में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, हाँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं थे, हमारा किसान ही वो साइंटिस्ट है। बिल्कुल, वो हजार बीज वो एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, उसको बढ़ावा दिए थे और उसको सुरक्षित भी कर रहे थे, ताकि हर एक साल बीज से बीज उत्पादन कर रहे थे, बीज से बीज को हर एक साल के लिए रखे थे और उसको खा भी रहते थे और बाजार में भी भेज रहे थे। और वो जो बीज प्रोडक्शन कर रहे थे वो शुद्ध था, वो कीटनाशक रहित था, कीटनाशक वहाँ पे नहीं मिला रहा, हाँ। वो सेफ था, ठीक है, अच्छा था। मगर धीरे धीरे अभी जो रासायनिक कीटनाशक हम दे रहे हैं वही भी हमारा पेड़ पौधा में है, फिर उसको भी हम लोग दिए कीड़ा मारने के लिए, फिर हम लोग को खा रहे हैं, वो पानी में बहते जाके फिर पानी जलाशय को जाता है, वहाँ पे मछली खाता है, फिर मछली को हम खाते हैं, हाँ। फिर घास को जाता है, घास को गाय भैंस खाते हैं, हम उसको खीर खाते हैं, तो दूध पीते हैं, हाँ। इसीलिए हम बीज खाते हैं। मगर ये देसी का बीज ऐसा है जो कि बीज से बीज निकलता है, मगर हाइब्रिड जेनेटिक मॉडिफाइड सीड में बीज से बीज नहीं मिलता है। तो मतलब एक ही साल किसान उसका एक ही बार वो देसी का बीज खत्म हो गया, फिर वो बाजार से ही निर्भर करेगा। बिल्कुल, तो बाजार से निर्भर नहीं करके अपना बीज कैसे रखेगा, और अपना बीज रखने के लिए, अपना किसान को सिखाने के लिए वो बीज एक्सचेंज करते हैं जी। जो फेस्टिवल में, हाँ। एक्सचेंज मतलब मेरा पास कटिया गेहूँ है, हाँ। और आपका पास चना है, मेरा पास चना नहीं है, तो मेरे से आप कटिया गेहूँ लेंगे, मेरे से आप मैं चना लूंगा। ये जो आदान प्रदान को हम लोग बीज मित्र बोलते हैं जी। और एक बीज मित्र और 3 बीज मित्र करेंगे जी। और ये जो बीज मित्र ऐसा है कि मैंने खेती कैसे करूंगा, और उसके लिए माटी को, जमीन को कैसे प्रिपेयर करूंगा, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करूंगा, उसके लिए खाद कैसे दूंगा, ये सब प्रक्रिया आपस में बातचीत करते हैं, ताकि किसान के बीच अच्छा सा रिश्ता, एक बॉन्डिंग बन जाएगा, हाँ, समन्वय स्थापित हो सकता है, ठीक है, ये होता। और दूसरा बात है कि अभी जो यहाँ पे जो आज का जो एक्सरसाइज में मिला कि जो तीनों राज्य का जो किसान आए थे, वहाँ पे 3 कैटेगरी का बीज को, बीज कैरेक्टरिस्ट मैपिंग करके आए थे। हर एक राज्य में 20-20 गांव का, मतलब 60 गांव का किसान लोग अपना अपना गांव में बीज का जो कैरेक्टरिस्ट, जो चरित्र है, हाँ। कौन सा ड्रॉट रेजिलिएंट है, कौन सा फ्लड रेजिलिएंट है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिलिएंट है, हाँ, इस तरह एक 25 कैटेगराइज करके वो लेके आए थे और उसको वहाँ पे एक मैपिंग, वो असेसमेंट किए थे, और उनमें से पता चला कि 13 देसी बीज है जो ड्राउट रेजिलिएंट, फ्लड रेजिलिएंट और इंसेक्ट पेस्ट रेजिलिएंट। तो मतलब वो बाढ़ भी सह सकता है, सूखा भी सह सकता है, और इंसेक्ट पेस्ट भी कम होता है। तो वो बीज हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसके लिए हम लोग कम पानी में खेती करेंगे। अभी बारिश भी कम हो रहा है, बुंदेलखंड में कम बारिश होता है, तो मतलब कम बारिश में ये होता है जी। और इसके साथ साथ ये बीज का स्थिति क्या है, मतलब बहुत कम है या कम है या प्रचुर है या ज़्यादा है। तो उनमें से पता चला कि 12 उनमें से 5 बीज है जो लुप्त प्राय हो गया है, संकट है, तो मतलब वो बीज को कैसे हम आगे रखेंगे, और रखने के लिए प्रक्रिया क्या है, बीज एक्सचेंज। बाजार तो नहीं मिलेगा, बीज एक्सचेंज करेंगे। और कम्युनिटी सीड बैंक, ठीक है, जो गोष्ठी बीज बैंक गांव में वो लोग बना के रखे हैं, तो वो ऑलरेडी कल हम लोग को किए हैं। और एक 300 से ज़्यादा किसान लोग बिहन जो शोभा यात्रा किए थे, ताकि गांव का लोग उसके बारे में जाने। और ये प्रक्रिया आज खत्म होगा। बीज एक्सचेंज के बाद तीनों राज्यों का लोग वापस में बीज एक्सचेंज करेंगे, और ये फिर वो जाके गांव में फिर ऐसा ही करेंगे जी, ठीक है। तो मतलब अभी 60 गांव में हुआ है, तो जाके 3-3 गांव में करेंगे, तो एक किसान 3 गांव में करेगा, तो 180 गांव में ये हो जाएगा। फिर 180 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसा होके वो कैंपेन चला आया हुआ। सर, ये जैसे यहाँ पर कितने प्रकार का सर बीज अभी अवेलेबल है सर? अभी तो हमारे पास पल्से से 12 टाइप का, अच्छा, 12 प्रकार की दालें हैं। दलहन तिलहन आएगा, आ रहा है 8 का, अच्छा। तो अभी उसके बाद गेहूं आया है 4 का जी, और धान आया है 12 का जी, ठीक है। वेजिटेबल सीड आए हैं 14 का जी। तो इतना वेराइटी का बीज वहाँ पे ऑलरेडी आए हैं।
सर ये पर्यावरण को संरक्षित भी करेगा कहीं ना कहीं से। हाँ देखिए, जब बीज में जब खेती करने के लिए मेरा क्रॉप या फसल के लिए जी में कम पानी लगता है, तो मतलब बारिश में होता है, मैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं करूंगा, डी बोरवेल नहीं खुलाई करूंगा। डी बोरवेल मेरा पैसा में डी बोरवेल कर लिया, मगर वो तो पानी वो पूर्वज ने रखे थे ना, मैंने तो नहीं रखा जी। बारिश में धीरे धीरे पानी अंदर में था, मेरा पास पैसा है, मैं डी बोरवेल कर लिया। और मेरे लिए जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो ज्यादा पानी का जरूरत करता है वो क्रॉप लिया, मगर मेरा किसान को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक तो ग्राउंड वाटर सेव होगा। दूसरा बात है, कम पानी में हो रहा है, मतलब क्रॉप के लिए पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने जो फ्यूल जला रहा हूँ, मोटर चला रहा हूँ, उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो तो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कम पानी में होता है, फ्लोइंग वाटर में, रेन वाटर में हो जाएगा। दूसरा बात है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, धुआं को कम कर लिया, ग्राउंड वाटर को कम कर लिया। तीसरा बात है, ये जो देसी बीज है वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट कम लग रहा है, इसलिए रासायनिक कीटनाशक नहीं दूंगा, तो मतलब वायुमंडल और हमारा परिवेश का जो इको फ्रेंडली जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको बच जाएंगे जी। पंखिया नहीं मरेंगे, चूहा नहीं मरेंगे, सांप नहीं मरेंगे, ठीक है ना, कछुआ नहीं मरेगा। चौथा बात है कि रासायनिक खाद जो मिट्टी में देते हैं, टॉप सॉइल हार्ड हो जाता है, वो हार्ड नहीं होगा जी, ठीक है। और टॉप सॉइल एक बार हार्ड हो जाता है तो बारिश का पानी अंदर नहीं जाता है, फ्लोइंग बह के चला जाता है, तो इंजेक्ट होगा, ठीक है। और कम पानी में ये हो रहा है, कम पानी में हो रहा है, इसीलिए मैंने पानी के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट हो गाँव में होता है जी, ठीक है, वो भी नहीं होगा। हाँ। और रासायनिक खाद मैंने नहीं दूंगा, कंपोस्ट दूंगा, तो मैंने गाय बकरी पालन करूंगा, गाय बकरी गांव में पालन होगा तो मुझे दूध मिलेगा जी, ठीक है। इसलिए मुझे पुष्टिकर जो खाद्य है, जो पोषण खाद्य है मुझे मिलेगा, मैं खाऊंगा और मेरा गांव में सबसे अच्छा है कि मैं सेफ फूड प्रोडक्शन करूंगा, मेरा किसान करेंगे, ताकि सेफ फूड का मतलब रासायनिक कीटनाशक नहीं तो मैं अच्छा खाऊंगा, हेल्दी होगा, अच्छा नेशन, एक अच्छा सा राष्ट्र बनाने के लिए मैं सपोर्ट करूंगा, और मेरे तबीयत अच्छा रहेगा, मेरा बच्चे का तबीयत अच्छा रहेगा। मैं एक जो भारत माता को जो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है परिवेश का सुरक्षा के साथ साथ मैं अच्छा तरीके से भी काम करूंगा, मिट्टी को भी सुरक्षा दूंगा, क्योंकि मिट्टी तो अल्टीमेटली मिट्टी का स्वास्थ्य को रखना है जी, तो वही काम होगा। सर ठीक है, आज जैसे कि आज के समय में फर्टिलाइजर के ऊपर किसान निर्भर कर रहा है, तो आप ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि देसी जो है बिना फर्टिलाइजर का बीज लगा करके खेती की जा सकती है, जो पुराने ज़माने में होती थी। तो सर किसान से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर सर क्यों निर्भर हो और इससे हमारे पर्यावरण को क्या फायदा होगा, इसके बारे में और बता दीजिए सर, किसान को हमारे संदेश जाए। किसान भाई एक साइंटिस्ट है जी, किसान भाई को सब पता है जी, और किसान को जैसे कि हमारा देश में हम बोलते हैं जय किसान, जय जवान जय किसान, अभी जय विज्ञान बोलते हैं जी, ठीक है। तो किसान है, सब है, किसान भी एक सैनिक है, किसान भी एक साइंटिस्ट है, और किसान भी एक जो अच्छा सा फूड प्रोडक्शन करके हम लोग को देता है, अन्नदाता है हमारा देश का। किसान नहीं है तो हमारे पास नहीं है, हम सब लोग नहीं काम करते हैं, ठीक है। और हमारा देश में जो लगभग 80% किसान हमारा गांव में रहते हैं, बिल्कुल, और हम लोग जो भी खाते हैं सब किसान के साथ जुड़ा हुआ है। आप मैगी खाओ, पैकेज्ड फूड खाओ, जंक फूड खाओ, जो भी खाओ तो जमी से आ रहा है ना जी, तो वो फूड जब वो अच्छा हम लोग को खिलाएगा और वो प्रोडक्शन करने के लिए उसका खर्च लागत कम होगा, उसका लाभ ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो वो अर्थनैतिक क्या बेनिफिट के साथ साथ जब सेफ फूड, अच्छा सा फूड उत्पादन करेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा जी, अच्छा तंदुरुस्त बनेगा, स्वास्थ्यवान बनेगा। और उसके साथ जुड़ा हुआ है जो जल जंगल जमीन जो हमारा किसान भाई के पास है, हमारा गांव में है, तो एक बार जल जंगल जमीन जैव विविधता और बीज का जो संसार, ठीक है, पशुधन, ये सब कहाँ पे गांव में है जी। तो ये सब जब अच्छा होंगे हमारा देश भी अच्छा होगा। तो मेरा एक निवेदन है कि देसी बीज के साथ साथ रासायनिक खाद नहीं देके या केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देके जो हमारा कंपोस्ट है जी, हाँ, जो नेचुरल फार्मिंग प्रोसेस, जो प्राकृतिक खेती है, उसके लिए जो पूर्वज ने हम लोग कर रहे थे, हाँ, उसको भी करना चाहिए। और सिर्फ ओनली गेहूं नहीं है या धान नहीं है, उसके साथ साथ बाजार में जिसका अच्छा भाव है, जैसे कि पल्सेस है, हाँ, मड़ुआ है जी, मोटा अनाज है, तिल है। आज देखिए तिल का भाव कितना है, लीटर 200 रुपया है, हाँ, मगर
मैं गांव में मैं तिल ज़्यादा उत्पादन करूंगा ताकि रेट तो कमेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर से तेल आ रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है, बाहर से हम शुगर ला रहे हैं, बाहर से जागरी ला रहे हैं, बाहर से सब खाद्य ला रहे हैं, क्योंकि मेरा किसान के लिए ये मेरा किसान को क्या कैसे होगा ना, जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और वो प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी इनपुट का ज़रूरत है कृषि के लिए वो गांव में ही उत्पादन करेगा और भेजेगा भी किसान संगठन को। तो मतलब जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अभी बोलते हैं कि अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करे, मतलब किसान लोग अपना एक कंपनी करेंगे और वही कंपनी में किसान के लिए जो जरूरत है वो कंपनी प्रोडक्शन करेगा और किसान जो मार्केट में भेजेगा वो कंपनी को भेजेगा, ताकि दोनों फायदा किसान को मिले। तो इसलिए वो संगठन के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सेफ फूड प्रोडक्शन कैसे किया जाए और एक सेफ एनवायरमेंट, एक सेफ नेशन, एक राष्ट्र कैसे बनाएंगे ताकि हम लोग अच्छा सा खाए, अच्छा सा विचार करें, अच्छा रहे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम विनीत निगम है और मैं इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी संस्था जो इस प्रोग्राम के आयोजक है उसमें राज्य समन्वयक के पद पर काम करता हूँ। अच्छा सर, ये जो बीज के लिए एक नई पहल चलाई जा रही है, इसका सर उद्देश्य क्या है? ये सर किस प्रकार से कार्य करती है? देखिए, ये हमारा जो पारंपरिक बीज है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो हमारे बुंदेलखंड की परिस्थिति में या विदर्भ की परिस्थिति में बहुत अनुकूल थे और धीरे धीरे उनकी जगह अब हाइब्रिड बीजों ने ले लिया है, उसका पुनर्जीवित कैसे करें, उसका संरक्षण कैसे करें और उसको संरक्षित करने के लिए हमारे किसानों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में एक जागरूकता कार्यक्रम यहाँ किया गया है, जिसमें हम विभिन्न तरह के जो बीज हैं जो अलग अलग राज्यों से किसान लेके आए हैं, उसमें हमने उनको एक कैटेगरी में रखने की कोशिश किया कि कौन से ऐसे बीज हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, कौन से संकटग्रस्त क्षेत्र में है, कैसे उनको बढ़ावा देना है, कैसे हम उसको फिर से फसल लेंगे, सरकारी योजनाओं की उसकी भूमिका क्या होगी। इस मुद्दे पे हमने 2 दिवसीय महोत्सव रखा है, जिसका उद्घाटन कल जिलाधिकारी महोदय महोबा ने यहाँ पर किया है और इस मेले में हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी, एमपी के लगभग 500 किसानों ने सहभागिता किया। सर, आज तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि पब्लिक थोड़ा सी कम है, लेकिन कल भी क्या सर ऐसी पब्लिक थी? नहीं, कल लगभग हमारे यहाँ 500 किसानों की उपलब्धता थी और विभिन्न विभागों के लोग यहाँ पर आए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कृषि विज्ञान केंद्र, जो हमारे अन्य विभाग हैं वहाँ की सहभागिता रही। सर, ये 100% कारगर साबित हो रहा है? देखिए, सरकार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये 2023 हमारा जो है वो मोटे अनाजों के लिए निर्धारित किया गया है। तो उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमको गवर्नमेंट का, सरकार का भी बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट मिल रहा है इस प्रोग्राम को करने के लिए। और इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी जो 15 राज्यों में काम कर रही है, इसी तरह की मुहिम चला रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे काम करने के लिए। तो उस 15 राज्यों में हमारा जो खुद का नेटवर्क है उसके माध्यम से हम इसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा नाबार्ड है और जो हमारा कृषि विभाग है, इन सब विभागों की मदद से और ख़ासतौर पे किसानों के संगठन की मदद से आगे हम इसको FPO की तरह बनाएंगे और एक बड़ा संगठन बनाएंगे ताकि इस मुहिम को हम आगे ले जा सकें। सर, एक और सवाल, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2023 को बीज का वर्ष घोषित किया गया है, तो उस पर सर 72 देश या 75 देश भी इसको मना रहे हैं 2023 को, क्या इस पर सर क्या है? ये एक देखिए हमारे सबके जीवन के लिए बहुत आवश्यक, महत्वपूर्ण एक आवश्यकता बन गया है जी। अभी बदलते दौर में किस तरह से हमको अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है ना, बीमारियों से बचना है, तो हमें अपनी जो पारंपरिक पद्धतियां हैं उनकी तरफ वापस जाना पड़ेगा। और मोटे अनाज और पारंपरिक कृषि पद्धति जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यकता बन गई है। बैठा दीजिए। तो अगर हम उसी तरह से इस दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम फिर से जो हमारा एक समृद्ध और संपन्न दिशा में आगे बढ़ते हुए कमल बहुत जल्दी आ गए। सर, जो किसान हैं इसको कितना समझ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं क्योंकि किसानों को बहुत महंगे रेटों में बीज उपलब्ध होता है। उस पर सर देखिए, ऐसा है कि किसान जो है वो अभी बहुत जागरूक हो रहे हैं, इस महत्व को समझ रहे हैं और अभी वो देख रहे हैं कि उनके उत्पादों की वैल्यू जो है वो बड़े शहरों में किस तरह से मिल रही है। दूसरा चीज़ है उसको लेके लोगों में, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में कितनी जागरूकता हो रही है। तो उनका जो मोटे अनाजों का उत्पादन है उसकी डिमांड को देखते हुए
हमारे गांव के जो किसान हैं वो बहुत जागरूक हो रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि उनको अभी जो खेती की बढ़ती हुई लागत है वो बहुत एक समस्या बन गई है। उनके पास इतने संसाधन नहीं है। तो अगर हम पारंपरिक ढंग से खेती करेंगे या नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो एक तो उस लागत को कम कर पाएंगे, दूसरा उसके उत्पाद की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। हो सकता है कि शुरुआत में उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे वो अपने जो उपलब्ध संसाधन है उसके माध्यम से खेती करेंगे तो खेती की लागत को भी कम कर पाएंगे। किसान इसको बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमारा सभी जगह किसानों के साथ में जो संवाद होता है उससे ये समझ में आ रहा है कि किसान धीरे धीरे बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और इसका सर एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो खेती होगी वो नेचुरल होगी। उर्वरक जो जिस समय फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लगा है खेती में, तो उससे कहीं ना कहीं भूमि भी प्रभावित होती है। निश्चित रूप से प्रभावित होती है। और ये एक मृदा को दोबारा से जीवित करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हम अपने जो पारंपरिक तरीके हैं, जो नेचुरल तरीके हैं, जो प्राकृतिक तरीके हैं, उनकी तरफ वापस लौट के जाए। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक इस दिशा में है और एक सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है और हम लोग इस दिशा में निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। सर इसमें एक अनार, अंजीर और एक चीज़ और थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया सर, ऐसा क्यों? देखिए, कल यहाँ जो कलेक्टर साहब आए थे उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि हम किस तरह से यहाँ पर खजूर की खेती कर सकते हैं, अंजीर की खेती कर सकते हैं। अभी झांसी जो हमारा एक मुख्यालय है वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की बहुत सक्सेसफुल स्टोरी निकल के आया है। तो ये नए प्रयोग यहाँ पर हो रहे हैं और बुंदेलखंड के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पर इन ऐसे उत्पाद जिनका मूल्य बहुत है बाजार में, उनको हम यहाँ पर कर पा रहे हैं और प्राकृतिक तरीके से कर पा रहे हैं। तो यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। अच्छी उपलब्धता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सर से बात की और सर से पूर्णतः ये जानने का प्रयास किया कि ये किस प्रकार से कार्यरत होगा और किस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। अब हमारा किसान भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके जो फर्टिलाइज़र जिनको उर्वरक कहते हैं उनका प्रयोग कम से कम करें, ताकि जो हमारा इको फ्रेंडली वातावरण है वो बना रहे। और इससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम करें और स्वदेशी खेती की ओर अग्रसर हों। इतना हमारा किसान भाइयों से निवेदन है। और अगर आप लोग भी यही चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी फूड खाना चाहते हैं और अपनी जो भूमि है उसको भी बचाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग भी अपना यह उद्देश्य बना सकते हैं कि किसान भाइयों को जो है देसी बीजों के माध्यम से खेती करना चाहिए। तो उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की जो ये पहल है, इससे आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा भाई है, कर दीजिए। हम लोग एक सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करना चाहते हैं और उसी की तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि आज नहीं तो कल हम आपके जो विश्वास है उस पर हम खड़े उतरेंगे। इतनी सी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।